नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। आज इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो में बताया था प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, ये उन्हीं के शिष्य हैं अरस्तू। तो इन दोनों के बीच जो है एक द्वंद्व छिड़ जाता है। मतलब एक प्रकार से गुरु शिष्य में जो है एक आदर भाव तो रहता है, लेकिन गुरु जो कहते हैं उनको ये अवहेलना करते हैं, मतलब गुरु की बातों को ये गलत ठहराने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देखा जा रहा है कि प्लेटो क्या बोलते हैं, कविता समाज के लिए अनुपयोगी है। कविता जो है समाज को एक प्रकार से एक गहन पतन की ओर ले जाती है, ये उनका कथन था। तो उनको जो है ये एक प्रकार से अपने तर्क से, अपने उत्तर से, अपने बुद्धि से जो है वो उनको एक प्रकार से सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्लेटो जो है एक दार्शनिक थे और राजनीतिक थे। तो उन्होंने समाज सुधारने के हित में जो है कविताओं को देखा, जिससे कविता उनको जो है अच्छी नहीं लगी। एक प्रकार से एक समझिए इस पॉइंट को कि ईश्वर क्या है? निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। और प्रकृति क्या करती है कि ईश्वर का अनुकरण करती है। और प्रकृति का अनुकरण कौन करता है? कवि करता है। तो आप लोग सभी को पता है कि अनुकरण कभी पूर्ण नहीं होता है। हम किसी का अगर नकल करते हैं तो हम हूबहू वो नकल नहीं कर पाएँगे, और हम अगर किसी का नकल कर रहे हैं और मेरा देख के आप अगर नकल करते हो तो आप मेरी तरह हूबहू नहीं कर पाओगे। यानी कि हम सत्य से 1 गुना दूर हैं तो आप 2 गुना दूर हैं। तो यही प्लेटो बोलते हैं, कविता सत्य से जो है 2 गुना दूर होती है। और अगर ऐसा देखा जाए, ईश्वर का अनुकरण प्रकृति करती है, प्रकृति का अनुकरण कवि करते हैं। तो सत्य से 3/4 जो है दूर है, मतलब झूठ है। तो कविता क्या है? झूठ है बोलते हैं। कौन? अरस्तू। प्लेटो। तो उन्हीं के शिष्य जो है अरस्तू, ये उनको जो है अपने तर्क से, अपने बौद्धिक ज्ञान से और कविता को एक अच्छी तरीके से सुसज्जित रूप से ये प्रस्तुत या सम्मान दिलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अरस्तू के जो गुरु हैं यानी कि प्लेटो, उन्होंने तो भारी बेइज्जती कर दी थी कवियों की। तो उनको जो है सम्मान दिलाने का कार्य उन्हीं का एक शिष्य करेगा, अरस्तू। क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक चश्मे से जो है कविताओं को देखा, जिससे वो समाज को सुधारने के लिए जो है कविताओं को खराब ठहरा दिए या फिर अच्छी नहीं है बोलते हैं। ठीक है? कवियों का मान जो है घटा दिए थे। अब अरस्तू जो है इनको उठाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने अरस्तू के जीवन को एक छोटे से शब्दों में लिखा है, इसको बताने का प्रयास करता हूँ और आपको जो है अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत क्या है। अरस्तू 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तू का महान योगदान है। वह सिकंदर महान के गुरु के रूप में विख्यात है। अरस्तू ने विविध विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके लिखे 2 ग्रंथ है। उनके लिखे कौन कौन से ग्रंथ है? 2 ग्रंथ है। और कौन कौन से? एक काव्य शास्त्र, एक भाषण शास्त्र। इंग्लिश में उसको पोएटिस और रिटेरियस बोलते हैं। ठीक है? रिटेरियस और पोएटिस, ये 2 पुस्तक उन्होंने लिखा है। ठीक है? ये महत्वपूर्ण है, काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र। ठीक है? मतलब सीधी सी बात है कि अरस्तू क्या है? महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य है। उनका जो है समय 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अरस्तू का महान योगदान है। चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में उनका महान योगदान देखने को मिलता है। वह सिकंदर महान, जो आपने सुना है हिस्ट्री के, जो सिकंदर महान है उनके गुरु रहे हैं। और उन्होंने लगभग लगभग जो है 400 विषयों में अपने ग्रंथ लिखे हैं। और जिसमें से उन्होंने 2 ग्रंथ हम लोग को देखने को मिलता है। उनके विचारों का ग्रंथ है काव्य शास्त्र और भाषण शास्त्र। काव्य शास्त्र यानी कि पोएटिस और रिटेरियस नामक 2 पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अब आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इनके अनुकरण को देखते हैं, ये अनुकरण को क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के एक प्रकार से क्या बोलेंगे, रुकिए आपको यहाँ पर इसको, मेरा पॉइंटल घट गया है, क्षमा चाहेंगे, वो पॉइंटल हट गया था। ठीक है? शुरू करते हैं। अनुकरण शब्द जो है यूनानी भाषा के मिमेसिस का हिंदी पर्याय है। ठीक है? अनुकरण क्या है? मिमेसिस का हिंदी पर्याय है। वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन यानी कि
इमिटेशन से जो है ये रूपांतरित होके आया है, ठीक है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह स्थापित किया कि काव्य तज्य है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, इसकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है। सीधी सी बात है, मैंने जो आपको उदाहरण दिया था शुरू में, ये उसी को बताया जा रहा है यहाँ। अनुकरण क्या है? अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मियसिस शब्द है। किससे? मियसिस शब्द से पर्याय है, मेयसिस शब्द का ही पर्याय है। वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी के भाषा मतलब हिंदी में यह शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? इमिटेशन रूपांतरित होकर आया, ठीक है। अंग्रेजी में पहले ये इमिटेशन के रूप में था, इसके बाद हिंदी में आया, ठीक है, अनुकरण के रूप में। अरस्तु ने पूर्व में प्लेटो अरस्तु से पूर्व कौन? इनके गुरु प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह स्थापित किया कि काव्य तज्य है, मतलब काव्य सत्य से दूर है, ठीक है। क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर सत्य हम लोग सबको पता है। ईश्वर जो है निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, और ईश्वर ही सत्य है, ठीक है। इसकी अनुकृति कौन करता है? संसार करता है। और संसार की अनुकृति कौन करता है? यानी कि काव्य, यानी कि लेखक लोग जो है ईश्वर की अनुकृति करते हैं और उन्हीं के मतलब चीजों को देख के समझ के फिर अपनी रचनाएं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। काव्य क्या है? अनुकरण का अनुकरण है। ईश्वर का अनुकरण प्रकृति कर रहा है, प्रकृति का अनुकरण कौन कर रहा है? काव्य कर रहा है। तो ये अनुकरण का अनुकरण हो जा रहा है। दूसरे शब्दों में अनुकरण सदैव अधूरा होता है। मतलब सीधा सा बात है, हम किसी का मतलब मिमिक्री करते हैं, किसी का मतलब अगर हम लोग कॉपी करते हैं, यानी कि किसी का हम लोग नकल करते हैं, तो वो क्या होता है कि सदैव संसार से अर्ध सत्य, यहाँ लिखा है मैंने। अतः संसार क्या है? अर्ध सत्य है और काव्य चौथाई सत्य है, अर्थात 3/4 झूठ है, इसीलिए तज्य है। ये कौन बोल रहे हैं? प्लेटो बोल रहे हैं, ठीक है। वस्तुतः प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया है और इसी आधार पर जो है काव्य के 3 भेद किए हैं, ठीक है। नाट्यत्म काव्य, सत्य काव्य और सत्य काव्य, ये 3 आधार उन्होंने दिए थे, ठीक है। तो सीधा सा बात क्या है कि प्रकृति, इसको हम इस अर्थ में समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास पुस्तक है, वो ईश्वर है, ठीक है। मैंने पुस्तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है मैंने अपने मैं अपने हिसाब से, मैं अपने मन के विचार से उस पुस्तक के जो निचोड़ है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं पुस्तक की जो लिखी हुई बातों से कुछ हद तक दूर हो गया। फिर मैं आपको जो जिस तरीके से समझा रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। आप फिर जिस तरीके से समझेंगे वो मेरे समझ से कुछ अलग हो जाएगा। तो क्या है? आप सत्य से 3 गुना दूर हो जा रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में अनुकरण सदैव अधूरा होता है। मैंने जो पुस्तक में जो लिखी है उस पूरी बातों को मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ। मैं उनके महत्वपूर्ण मैं महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा रहा हूँ और उसी टॉपिक के आधार पे जो है मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से आप जो समझेंगे वो उससे भी कुछ दूर हो चला जाएगा, ठीक है? तो यही बोल रहे हैं कि संसार अर्ध सत्य है और काव्य जो है चौथाई सत्य है, अर्थात 3/4 झूठ है इसमें, इसीलिए तज्य है बोल रहे हैं। कौन? प्लेटो बताते हैं। तो प्लेटो क्या बोलते हैं? प्लेटो के अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया है। इस आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं। 3 भेद कौन-कौन से हैं? नाट्यत्म काव्य, अर्ध मतलब कि एक प्रकार से क्या है? नाट्यात्मक, एक प्रकार से नाट्यात्मक हो गया, ठीक है? नाटक है। काव्य क्या है? एक नाटक के काव्य, ठीक है? अर्ध सत्य है, मतलब असत्य काव्य है, और सत्य काव्य, ये 3 भाग है, ठीक है? आगे बढ़ें। अरस्तु ने भी अनुकरण के सिद्धांत को इसी रूप में लिया है, किंतु उसने अपनी कल्पना से इनमें नया रंग भी भर दिया, ठीक है? तथा काव्य की महत्व को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब प्लेटो के जो तर्क है, उन्होंने जो तर्क दिया कि सत्य से बहुत दूर हो जा रही है काव्य, तो काव्य जो है झूठा है, वो अर्ध सत्य, उसमें बहुत सी बातें सब झूठी है। तो अरस्तु जो है उन्हीं के सिद्धांत को ही मतलब उन्हीं के सिद्धांत को ग्रहण करते हैं, पर वो जो है इसकी कल्पना के जो है कल्पना से उन्होंने अपनी कल्पना से नए रंग भर दिए काव्य में, ठीक है? उन्होंने काव्य को एक अलग तरीके से देखा, समझा और बताने का प्रयास किया है। तो अरस्तु द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कैसे किए हैं, यो हम लोग देखने को मिलेगा। चलिए उसको देखते हैं। अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, इसकी व्याख्या उनके टीकाकार अपने ढंग से करते हैं। टीकाकार का अर्थ है कि वो जो ये किए रचना की है, उनको अपने-अपने मत देकर टीकाकार क्या कहते हैं, वो देखते हैं चलिए। प्रोफेसर गुच्चर, यानी कि प्रोफेसर गुच्चर के अनुसार, ये पेन काम नहीं कर रहा है। प्रोफेसर गुच्चर के अनुसार अरस्तु के द्वारा
पेन क्यों काम नहीं कर रहा? प्रोफेसर बुच्चर के अनुसार अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सदृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान। ये पेन बीच-बीच में थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्षमा चाहेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको बोल के ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है? प्रोफेसर बुच्चर के अनुसार क्या बोलते हैं कि अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत कैसा है? तो अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ है सदृश्य विधान के द्वारा सदृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनर्व्याख्यान। मूल वस्तु का जो है पुनर्व्याख्यान होता है। मतलब इनके कहने का एक अर्थ है कि कवि क्या करता है, किसी वस्तु को जो है अपने तरीके से उसका पुनर्व्याख्यान पूरा उसका व्याख्या करता है, तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। मान लीजिए आपने देखा होगा यूनान में क्या है कि बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी और फ़िल्मों में क्या होता है कि कैसे त्रासदी वाली फ़िल्में देखी होगी। मतलब उसमें कुछ घटनाएँ घट रही हैं, भूतिया पिक्चर है या फिर कोई हादसा वाला पिक्चर है, कभी बाढ़ आ जा रहा है, किसी का मर्डर कर ले रहा है बहुत खतरनाक टाइप से, तो आपको देख के जो उसमें आनंद आ रहा है। तो कवि क्या कर रहा है, कवि अगर कोई कवि रचना करता है तो कोई जो नॉर्मल जीवन में हमारे वस्तु है, जिसे हम देख-देख के अनसा गए हैं, लेकिन उसी को जो है पुनर्व्याख्यान अपने तरीके से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी मतलब बौद्धिक शक्ति के माध्यम से उसको इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से समझाएगा कि हमें वही चीज़ अच्छी लगने लगेगी। उस चीज़ को हम लोग जो है मतलब सुन के हैरान हो जाएँगे, खुश हो जाएँगे, आनंद आने लगेगा। तो यही क्या है अरस्तू का दृष्टिकोण है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्रोफ़ेसर मरे। प्रोफ़ेसर मरे ने बताया है कि अनुकरण का अर्थ सृजन का अभाव नहीं अपितु पुनर्सृजन है। अनुकरण क्या है कि कोई वस्तु को हम लोग ने देखा, समझा, उसके बाद अपने शब्दों में हम लोग उसको बयाँ करते हैं, बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे बच्चे हम भारत में रहते हैं, तो हमारे बच्चे क्या या जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे सीखते हैं बोलना? हम हमें देख के बोलना सीखते हैं, हिंदी भाषा सीखते हैं। अब मतलब कि इंग्लैंड में चले गए तो बच्चे वहाँ इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई की होगी। उन्होंने भी क्या किया है? अनुकरण किया है और वो हिंदी तो नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी वहाँ चलती है बोल के ना वो अनुकरण कर रहे हैं और फिर अपने शब्दों को जोड़-जोड़ के जो है अपने अपने भाव को व्यक्त करके बताते हैं कि ऐसा-ऐसा उनको चाहिए और अपने शब्दों में बोलते हैं। उनका अनुकरण एक अनोखा होता है, सुनने में बड़ी मज़ेदार होता है, लचेदार होता है और लचेदार के साथ-साथ जो है बड़ी मतलब आनंददायक होता है। तो क्या है, वो सत्य से दूर तो ज़रूर है, मगर उसका जो प्रयोग वो इस तरीके से कर रहा है कि हमें उसको देखकर आनंद आता है और मज़ा भी आता है। हमें मतलब क्या बोलेंगे मन में जो है शांति उत्पन्न होती है, मन को जो है आराम मिलता है देखने से, ठीक है? तो यही अरस्तू के कथन थे। आगे बढ़ते हैं अरस्तू के अनुकरण को देखते हुए। अरस्तू ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। जैसे कि हमने देखा था शुरू में प्लेटो उनके जो गुरु हैं, वो क्या करते हैं कि दार्शनिक और राजनीतिक दृष्टि से कविताओं को देखते हैं और इसी को जो है दूर कौन करते हैं? अरस्तू। इन सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं कविताओं को। आगे बढ़ते हैं चलिए। उनके शब्दों में आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचर मतलब आर्ट क्या है? कला क्या है? प्रकृति की अनुकृति है। कला क्या है? प्रकृति की अनुकृति अर्थात प्रकृति से उनका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ-साथ उनके आंतरिक रूप काम, क्रोध आदि मनोविकार आदि से भी है। अतः अरस्तु ने एक प्रकार से यहीं तक पढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझाते हैं, ठीक है? उनके शब्दों में आर्ट इज़ द इमिटेशन ऑफ नेचर अर्थात कला प्रकृति की ही अनुकृति है। कला क्या है? प्रकृति की ही अनुकृति। हम देखते हैं कि प्रकृति क्या है? हमारे सामने बहुत सुंदर है, लेकिन प्रकृति भी क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, मतलब अधूरा है। तो कवि क्या करता है? उस अधूरी जो प्रकृति अधूरी है, उसको अपने बौद्धिक शक्ति के माध्यम से उसको जो है एक बेहतरीन सुंदरता प्रदान करता है और उसको पूर्ण कर देता है। जो प्रकृति अपूर्ण है, उसको पूर्ण करने का प्रयास कौन करता है? तो प्रकृति का पूर्ण करने का प्रयास कवि करता है। कवि जो है किसी वस्तु को किसी जगह के किसी स्थान जो आप वहाँ रह रहे हैं, आप देख-देख के अनसा चुके हैं, लेकिन उसको अपने व्याख्या के माध्यम से, अपनी बौद्धिक शक्ति के माध्यम से इतना मज़ेदार बना देगा आपको उसमें भी आनंद आने लगेगा। जिस चीज़ से आप बोरिंग हो चुके हैं, उससे भी आपको वो आनंद निचोड़ करके निकाल ही लेगा, ठीक है? तो ये है कवि का पावर, कविताओं की शक्ति, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। वही यहाँ देखिए अरस्तू ने लिखा है,
अरस्तू ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है। हम किसी का नकल कर रहे हैं तो वो उसको अनुकरण मानना है, ये सही नहीं है, ठीक है? प्रकृति के अनेक दोष और अभाव ही अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है, इस कोटेशन मार्क्स में जो दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं, उनमें कुछ अभाव होता है। तो कवि क्या करता है, उन अभाव को अपनी कविताओं के माध्यम से दूर करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। उनके शब्दों में जनरली आर्ट पार्टिशली कंप्लीट व्हाट नेचर कैन नॉट, मतलब उनके अनुसार वो बोलते हैं कि जनरली आर्ट, जो हमारा आर्ट है, वो पार्टिशली कंप्लीट्स व्हाट नेचर कैन नॉट, जो नेचर हम लोग को नहीं देता है वो कवि हम लोग को पूर्ण करके दे देता है। जो नेचर अधूरा है उसको पूर्ण कौन करता है, कवि करता है। वैसे ही एक आवर बोल के उनके टीकाकार हैं, उन्होंने अरस्तू के तर्क को स्पष्ट करते हुए लिखा है। वो भी क्या बोलते हैं, अरस्तू के तर्क को जो है थोड़ा सा विस्तार देते हैं। चलिए क्या विस्तार दिया है वो इस कोटेशन मार्क्स में मैंने दिया है, इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यदि कविता प्रकृति को केवल दर्पण होती सॉरी यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें उससे कुछ अधिक नहीं दे सकती थी जो प्रकृति देती है। पर तथ्य यह है कि कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें यह भी प्रदान करती है जो प्रकृति नहीं दे सकती। सीधी सी बात है, यदि कविता प्रकृति का केवल दर्पण होती तो वह हमें आनंद नहीं दे सकती थी। प्रकृति से अगर हम लोग वही चीज़ अगर उसको हूबहू लिख दिए कि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर चिड़िया है, यहाँ पर ऐसे हुआ था, वैसे हो गया था, कुछ कुछ मज़ा नहीं आएगा। लेकिन कवि क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग लाने के लिए, उनको जो है मज़ेदार बनाने के लिए, उससे जो हम लोग को आनंद आए, तो एक सामान्य पेड़ को भी वो इस तरीके से व्याख्या करते हैं, उस पेड़ की व्याख्या, कि वो पेड़ भी हमें लौकिक और भव्य नज़र आने लगता है और वो हम लोग को जो है आनंद प्रदान करता है, ठीक है? एक बच्चा जब अनुकरण करके सीखता है, शब्दों को सीखता है, जब वो पहला शब्द बोलता है ना, तो उसको सुन के जो तोतला हट में नहीं बोलता है, मम्मी पापा तोतला के बोलता है, फिर कुछ शब्दों को जब बोलने का प्रयास करता है, तो उस शब्दों को सुनने से हमें किस प्रकार आनंद आता है, उसी प्रकार से कवि क्या करते हैं कि अनुकरण करते हुए भी, लेकिन जो प्रकृति अनुकरण में क्या है कि प्रकृति अधूरी है बोलता है, ठीक है? बोले कौन? प्रकृति क्या है? ईश्वर का अनुकरण कर रही है, मतलब कि अनुकरण कभी पूर्ण नहीं होता, सत्य नहीं है। तो उस अनुकरण के आधार पर जो है कवि क्या कर रहे हैं कि उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि जो कविता है, कवि है, कविता के माध्यम से उस चीज़ को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर तरीके से हमारे समक्ष रख रहे हैं, जिससे हमें आनंद की अनुभूति और अधिक हो रही है। एक सामान्य पेड़ को भी वो इस तरीके से अगर बयाँ कर दें कि वो पेड़ जो है लौकिक लगने लगे और बहुत सुंदर लगने लगेगा, अगर हम लोग उसको बुक में पढ़ेंगे तो। लेकिन हम लोग के जीवन में वो सामान्य पेड़ खड़ा रहेगा, हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो कवि वही करते हैं, अपूर्ण चीज़ को पूर्ण कर देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। वस्तुतः कवि वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप में देता है। अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता। अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार और कवि का जो है भेद भी स्पष्ट हो जाता है। इतिहासकार तो उसका वर्णन करता है और जो घटित होता है या हो चुका है, किंतु कवि उसका भी वर्णन करता है जो घटित नहीं हुआ है, ठीक है? जो घटित हो सकता है, ठीक है? मतलब सीधा सा बात है, यहाँ बोला जा रहा है कि इतिहासकार क्या करते हैं कि उसका वर्णन करते हैं। कवि क्या करता है, इतिहासकार क्या करता है कि जो घटित हो चुका है और उसी का जो है इतिहासकार जो है वर्णन करते हैं। लेकिन कवि क्या करता है कि जो हो सकता है, हो सकता था, उसका भी वो वर्णन कर देते हैं, ठीक है? वो होने वाले चीज़ों के भी जो है संभावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं अपने कविता के माध्यम से, ठीक है? आगे बढ़ें। इसलिए काव्य का रूप अपेक्षाकृत अधिक भव्य है। इतिहास के मतलब अगर देखा जाए, इतिहास और काव्य को देखा जाए, तो इतिहास को पढ़ के हम लोग को आनंद नहीं, बोरिंग लगता है, क्योंकि इतिहास क्या है कि बीती हुई घटनाओं का वर्णन करता है। लेकिन कवि क्या करता है कि
जो हो सकता है उसका भी वर्णन करता है। एक अनोखी-अनोखी चीज़ों का वो वर्णन कर डालता है। इससे हम लोग को जो है आनंद मिलता है और जहाँ आनंद मिलता है वहीं हमारा मन लगता है। अगर हमारा आनंद पढ़ने में नहीं रहा तो आप जितना पढ़ लो आपको याद नहीं होने वाला। अगर कोई वस्तु को मान के चलिए आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और वो साहित्य नहीं है तो आपको आनंद नहीं मिलने वाला। साहित्य क्या है? जिससे पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति हो। जैसे हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं जिसको सुन के हम लोग को जो है मज़ा आ जा रहा है, उसको पढ़ने से हम लोग खो जा रहे हैं, तो वो क्या है? साहित्य है जिससे हम लोग को आनंद की अनुभूति हो रही है। और कवि क्या करता है? यही करता है कि पाठक वर्ग को या फिर जो सहृदय है, उसको जो है आनंद की अनुभूति हो, वो वैसे रचनाएँ करता है। ठीक है? तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अरस्तू क्या-क्या बोल रहे हैं, क्या-क्या बता रहे हैं, इसको देखते हैं चलिए। अरस्तू का यह भी मानना है कि काव्य स्वादन का रहस्य भी मनुष्य के अनुकरण की प्रवृत्ति से निहित है। काव्य का जो है एक प्रकार से क्या है? काव्य स्वादन, काव्य को पढ़ के कब आनंद आएगा? ये रहस्य भी मनुष्य के अनुकरण की प्रवृत्ति पर ही निहित है। हमें कब आनंद आएगा? जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, किसी पात्र से हम जुड़ जाते हैं। जब हम फ़िल्म देखते हैं, तो हम हीरो से जुड़ जाते हैं। तब क्या होता है कि हीरो की जो भावना है, वो हमारी भावना हो जाती है, जो नायक की भावना है, वो हमारी भावना हो जाती है। अगर उसको जी उसकी अगर उसके कोई रिलेटिव का मृत्यु हो जा रहा है तो हम लोग भी रो रहे हैं। अगर जैसे आप लोग ने देखा होगा सैयारा हो गया या फिर आपका जो भी ये मतलब की फ़िल्म है जिससे आपको आपकी भावनाएँ जुड़ जाती है, तो आप उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा समझने लगते हैं और आपको भी उसको देख के आनंद आता है। अगर वो खुश होता है तो आप भी खुश होते हैं। आप अगर दुःख होते हैं तो आप भी दुःख होते हैं। आप कभी-कभी गए पिक्चर में कोई फ़िल्म में गए और फ़िल्म बड़ी बकवास निकली। तो आप क्या करो देख आए कुछ मज़ा नहीं आया। तो क्या हुआ? वो आपको आनंद नहीं दिला पाई वो फ़िल्म। आप उस पात्र से जुड़ नहीं पाए। मतलब हर व्यक्ति का अलग-अलग मतलब भाव होता है, वो अलग-अलग काव्य से जुड़ता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः कलाजन्य आनंद अनुकृतिजन्य आनंद ही है। कलाजन्य जो कला क्या है? वो अनुकृति है। जो एक्टर क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। किसी किसी के भाव को मतलब कोई काल्पनिक पात्र हो, चाहे कोई पौराणिक पात्र हो, उसका अगर वो अनुकरण कर रहा है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है अपने भावों के माध्यम से, तो उसको देख के जो आनंद आ रहा है आपको, वही होता है साहित्य। ठीक है? अनुकरण की प्रक्रिया अरस्तू के अनुसार कवि वस्तुओं को यथास्थित रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उसके युक्ति-युक्त तर्कपूर्ण और साथ में क्या है, संभावित रूपों में भी वर्णित करने का प्रयास करता है। संभावित रूप में जो है, वो वर्णित करता है। मतलब मैंने आपको बताया कि क्या है कि युक्ति-युक्त मतलब कवि क्या कर रहा है, किसी चीज़ का जो वर्णन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तर्कपूर्ण के साथ-साथ जो है, उसके संभाविक, उससे घटने वाली घटनाओं का भी वो वर्णन कर डालता है। अब आप फ़िल्म देखने गए, तो आपने देखा कि ट्रेजेडी वाली फ़िल्म देखने चले गए। मान के चलिए आप ये पाश्चात्य वाली फ़िल्में देखने गए, जिसमें आपने कोई फ़िल्म देखा जिसमें समुद्र में जो है बाढ़ आने वाला है, लोग किस तरीके से मतलब भाग रहे हैं, पूरी लहर उठी हुई है, कितनी बुरी तरीके से मौतें हो रही है और मौत के साथ-साथ जो आपको जो है हृदय में देख के जो है भयानक डर उत्पन्न हो रहा है और लेकिन आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ देख के, कि कैसे जो है लोग बच रहे हैं, कैसे-कैसे बच रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। तो ये क्या है? आनंद दिला रहा है। वो कवि है क्या है? संभावना है कवि की, ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी होगा या फिर होने वाला होगा, तो उसको भी वो अपने तर्क से, अपने संभावित खतरों को भी वो दिखाने का उसमें प्रयास करता है और जिसको देख के हम लोग को आनंद आता है। आगे बढ़ें, ये अनुकरण का ही एक प्रकार है, ठीक है? इस प्रकार कि मानव जीवन के अस्थायी तत्वों को अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है। मतलब क्या है? इस प्रकार मानव जीवन के अस्थायी तत्वों को अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है, वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है अथवा यथार्थ से भी यथार्थ भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप कोई फ़िल्म देखने गए और वहाँ कोई पात्र जो है बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मान के चलिए जो है वो पात्र से आप जुड़ गए, उसकी भावनाएँ आपकी भावनाएँ हो गई। उसका कोई मर रहा है तो आपको दुःख हो रहा है। उसको अगर किसी से प्रेम हो रहा है तो आपको आनंद मिल रहा है। वो अगर मज़ाक मस्ती कर रहा है तो आप भी उसमें हँस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि वो सत्य भी हो सकता है या फिर वो उस पात्र से जो है मतलब मान के लीजिए कि आपने रामायण देखा, ठीक है?
रामायण में जो है वो आपके जो पात्र है आपको पता है कि वो पात्र केवल वो व्यक्ति है जो अभिनय कर रहा है, वो वास्तविक राम नहीं है। लेकिन आप उनकी भावनाओं को देख के जो है प्रसन्न हो उठते हैं, आनंद आ जाता है आपको। हो सकता है वो सत्य से बहुत दूर होगा, कुछ कवियों जो डायरेक्टर है उसके कहने पे वो बदलाव किए होंगे, कुछ मतलब अलग-अलग तरीके से मतलब उसको चेंज किया गया होगा। चाहे वो काल्पनिक पात्र हो चाहे जैसे मान लीजिए कि अभी कोई फ़िल्म आती है, हो सकता है वो काल्पनिक पात्र भी हो मतलब सोचा गया हो, उस पात्र को गढ़ा गया हो कवियों के द्वारा, फिर उसका जो अभिनय किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, सत्य से दूर होता है। सत्य से हो सकता है कि दूर हो, सत्य का परिवर्तन कर दिया गया, उसमें भाव का, उसमें विचार का, उसमें चरित्र का, सबका परिवर्तन किया गया। कोई गुंडा बन गया है, कोई हीरो बन गया है। ज़ाहिर-सी बात है कि वो वास्तविक लाइफ़ में वो अच्छा व्यक्ति होगा। गुंडा हत्या का हुआ, लेकिन वो मतलब सामान्य लाइफ़ में अपने वास्तविक जीवन में वो क्या है, अच्छा होगा। लेकिन कवि क्या करता है कि उन सभी को जो है उनका एक ही उद्देश्य है कि जो आदमी है, जो व्यक्ति है, सहृदय है, जो हम हैं, हमारे हृदय के आनंद को जो है वो लाना चाहता है, हमको पढ़ के आनंद आए। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको सत्य के बारे में बतलाएँ और आप जो है पढ़ के बहुत ज्ञानी हो गए। उनका उद्देश्य यही है कि आपको पढ़ के आनंद आए। उसके लिए वो क्या करता है कि आपके अनुरूप वो परिवर्तन करता है काव्य में, ठीक है? आपको जो है कहानी आपको कौन-सी अच्छी लगेगी, कैसे अच्छी लगेगी, तो वो इसी अनुरूप जो है परिवर्तन करता है और साथ में क्या करता है कि उनके जो व्यवहार है, उनको जो मनुष्य का व्यवहार है, उसके अनुरूप वो परिवर्तन करता है, भाव, विचार, चरित्र ये सब का वो परिवर्तन कर सकता है। तो हो सकता है जो पात्र वो बना रहा, गढ़ रहा है, वो एक अच्छा भी व्यक्ति हो सकता है और खराब भी हो सकता है, ठीक है? वो कभी यथार्थ यानी कि वास्तविक भी हो सकता है, यानी कि कोई पौराणिक पात्र भी हो सकता है या फिर कोई काल्पनिक पात्र भी हो सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चलिए। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए यह यहाँ थोड़ा-सा दिखाई नहीं दे रहा है, परिवर्तन। वस्तुतः कवि सहृदय के आनंद के लिए यह परिवर्तन करता है क्योंकि ऐसा करने से कवि को आनंद मिलता है। मतलब कवि को आनंद मिल रहा है मतलब कवि क्या कर रहा है, किसी पात्र को गढ़ा, किसी कहानी को लिखा, किसी उपन्यास को लिखे, तो उससे उनको आनंद मिल रहा है और वही आनंद जो है वो हम लोग को दिलाने का प्रयास करेगा, ठीक है? जो फ़िल्म है, फ़िल्मकार है, पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। वो कोई लेखक लिखता है, फिर उस स्क्रिप्ट को जो है अभिनय करने का प्रयास करते हैं और उसी अभिनय से जो हम लोग को देख के जो है आनंद आता है। यही बोला जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ें। विरेचन एवं निष्कर्ष, थोड़ा-सा विरेचन निष्कर्ष देख लेते हैं चलिए अरस्तू का। अरस्तू के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर्जगत तक व्याप्त है। अरस्तू काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा कैसे होनी चाहिए पर अधिक बल देते हैं और अनुकरण सिद्धांत का विरोध जो है क्रोच बोल के एक विद्वान थे वो करते हैं। उनका मानना था कि सहज अनुभूति ही अनुकरण नहीं हो सकता है, सहज अनुभूति सिद्धांत से भी है। इसको आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं थोड़ा-सा चलिए। विरेचन एवं निष्कर्ष, अब अरस्तू के ने जो ये सारी बातें बताई, ये जो अनुकरण के बारे में उन्होंने जो है एक प्रकार से बयाँ किया, इसको जो है और विद्वानों ने किस तरीके से देखा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तू के अनुसार क्या था कि अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं, अपितु उनके प्रभाव क्षेत्र यानी कि अंतर जगत तक व्याप्त है। अगर कोई गाना हम लोग को अगर पसंद आ जाता है, मान लीजिए कि कोई गाना फेमस हो गया, तो वो गाना का शब्द कैसा हो, लिरिक्स कैसा हो, आपको गाना समझ में आए ना आए लेकिन गाना चाहिए। ठीक है बात? मतलब कि समझ में ना आए लेकिन आपको उससे सुन के जो है आनंद की अनुभूति हो रही है और वो गाना जो है बहुत अलग तरीके से मॉडिफ़िकेशन किया गया है यानी कि बहुत बदलाव किए गए हैं। वस्तु कैसी है से अपेक्षा कैसी होनी चाहिए वो उसमें देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है? वस्तु कैसे है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे हम लोग को आनंद मिल रहा है उससे हम लोग को जो मज़ा आ रहा है यही देखने को मिलता है। तो अनुकरण सिद्धांत को जो है जो कवियों ने जैसे कि प्लेटो हो गया और अरस्तू हो गए, इन्होंने अनुकरण शब्द जो दिया है, उनका ये विरोध करते हैं। बोलते हैं क्रोच जो है वो क्या बोल रहे हैं, एक विद्वान थे, उन्होंने इनके तर्क को बोलता है कि नहीं, इन्हें अनुकरण नहीं बोलना चाहिए, इसको सहज अनुभूति बोलना चाहिए। ठीक है? आइए देखते हैं उनके बारे में।
सहज अनुभूति सिद्धांत से भी वो बोलते हैं। कौन? क्रोच बोल रहे हैं। क्योंकि क्रोच के अनुसार कला मूल रूप में कलाकार के मन में घटित होती है और वह सहज अनुभूति है। जबकि अरस्तू के अनुकरण अनुकरण अनुसार क्या है? अरस्तू के अनुसार क्या है कि वह कल्पनातीत है। मतलब किसी के अनुकरण, किसी के द्वारा किया जा रहा है व्यवहार है, उसी को वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की परिधि बड़ी संकुचित है। उनमें कवि की अंतर चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए था। कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों को से गुजरता है और उसे गुजरता चेतना का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक आपने जो समझा, अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की परिधि जो बड़ी संकुचित है, मतलब छोटे क्षेत्र में है, उनमें जो है कवियों की अंतर चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया है। कवियों का जो भाव है, उनको वो ठीक से बयां नहीं कर पाए हैं। उनको बयां करने का जो कार्यभार जो है, इसके बाद के कवियों ने किया था। ठीक है, मतलब बाद के विद्वानों ने इसका जो है सुधार करने के बाद सुधार का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कवि के जीवन में विभिन्न अनुभवों से गुजरता है। कवि जो है जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है, फिर उसी अनुभवों के माध्यम से वो जो है कविताओं की रचना करता है, काव्य की रचना करता है। ठीक है, और निर्माण करता है। परंतु अरस्तु इस बात पर बल नहीं दिया। अरस्तु इस बात पर जो है बल नहीं दिए। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से, अरस्तु ने किस प्रकार से माना इसको देखते हैं। चलिए, कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य का मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण तो मनुष्य का स्वाभाविक भाव है। ठीक है, इसके बाद अनुकरण से ही हमें शिक्षा मिलती है और बालक अपने से बड़ों की क्रियाएं देखकर तथा उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, बालक अपनों से बड़ों को ही देखते हैं और उन्हीं की बातों को सीखते हैं। इसके बाद अनुकरण का तीसरा पॉइंट है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृति वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। मतलब किसी की अनुकृति को देख करके जो हम मूल वस्तु है, मान लीजिए कि किसी पेड़ के बारे में बात हो रही है, तो उसका अनुकरण कौन करते हैं? मतलब कवि क्या करते हैं? उसके बारे में अपने तर्क के माध्यम से, अपने बौद्धिक शक्ति के माध्यम से, अपना बुद्धि लगा करके जो उसका व्याख्या करते हैं और सहज रूप में बताते हैं, तो हम लोग को जो है आनंद प्राप्त होता है। आप सामने रहेंगे, कोई चीज़ को पा लेंगे तो आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले जो आप बातचीत करेंगे, आप बात से जो उस उत्तेजना को महसूस करेंगे, आपकी बातों से जो वो फ़ील होगा, वो आपके पा लेने के बाद वो चीज़ फ़ील नहीं होता है। ठीक है? यानी कि अनुभव नहीं होता है। अगर हम लोग उस चीज़ को पा लिए तो अनुभव नहीं होने वाला है। किसी जगह में आनंद नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर उसकी व्याख्या की जाए, उसकी बातें की जाएँ, तो हमको बहुत आनंद होता है। ठीक है? आगे बढ़ें। अनुकरण के माध्यम से ये क्या हो रहा है, स्लाइड में थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम आ जा रहा है। चलिए फिर से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गया था स्लाइड में ना। अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासमूलक वस्तुओं को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि जिससे हम लोग को आनंद की प्राप्ति हो। मान लीजिए कि आप कोई नदी में गए नहाने-वहाने और बाढ़ आ गया और आप जो है आपको जो पूरा भयानक वाला डर आया, उससे आप लोगों को आनंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं कि अनुकरण के माध्यम से भयमूलक या त्रासदीमूलक, मतलब सॉरी त्रासदीमूलक बोल रहे हैं, त्रासमूलक यानी कि त्रासदी का सिद्धांत, ट्रेजेडी, इंग्लिश में इसे ट्रेजेडी सुने हैं, इसी से त्रासमूलक यानी कि त्रासदी हम लोग का हिंदी शब्द में देखने को मिलता है। तो ये जो भयानक या जिससे हम लोग को भय होता है, डर लगता है, भूतों से हम लोग को जो है डर लगता है, या फिर जो है कोई दुर्घटना हो गई उससे हम लोग को डर लगता है। लेकिन उसी को अगर हम लोग फ़िल्म में देखते हैं तो हम लोग को आनंद आता है, मज़ा आता है। यही है अनुकरण, अनुकरण की शक्ति। देखते नहीं हैं यूरोप में जितनी भी फ़िल्में बनाई जाती है, वो त्रासदी पे आधारित हो, ट्रेजेडी पे आधारित होता है। जितना घटनाएँ होती हैं, कोई भयावह चीज़ हो, चाहे कोई बाढ़ आ गया, चाहे कोई मतलब लावा का ये हो, देखते नहीं उनके फ़िल्म में केवल मतलब आज अभी कुछ-कुछ अच्छी हो रही है, नहीं तो पहले जितनी भी फ़िल्में बनती थी, सब त्रासदी पे आधारित थी, मतलब ट्रेजेडी वाली, मतलब दुर्घटना वाली पिक्चरें बना करती थी। ठीक है? चाहे बड़ी-बड़ी शार्क वाली फ़िल्में देखे होंगे आपने, या फिर लावा ज्वालामुखी वाला देखा, या फिर एलियन का अटैक हो गया। इस तरीके से जो है उन्होंने त्रासदी को जो है एक महत्वपूर्ण आधार बनाया है त्रासदी को, और साथ में इससे हम लोग को आनंद भी मिलता है। ट्रेजेडी को उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में चुना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक,
काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। अरस्तू ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप में ही की है। प्लेटो की भांति दर्शन और राजनीति के चश्मे से उन्होंने नहीं देखा। सीधा सा बात है कि वो बोलते हैं काव्य कला क्या है? सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। काव्य कला क्या है? एक बहुत अच्छा कला है, अनुकरण का बहुत एक अच्छा कला है, जो हम लोग जो है अन्य ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं में से अधिक महत्वपूर्ण हम लोग को देखने को मिलता है। नाटक जो है काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। नाटक क्या है? हम लोग जो फ़िल्म देख रहे हैं वो क्या है? एक नाटक है। हम लोग जो कोई सीरियल देख रहे हैं क्या है? वो नाटक है। लेकिन उसको देख के हम लोग को जो है आनंद आ रहा है। तो क्या है? उसको अनुकरण बोल सकते हैं। भले ही वो लोग अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो है उससे आनंद मिल रहा है और यही आनंद को ये कौन? अरस्तू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ें। अरस्तू के काव्य की सीमाएँ मतलब समीक्षा जो है स्वतंत्र रूप से की है। मतलब अरस्तू क्या है? काव्य की समीक्षा बहुत स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। प्लेटो की भांति जो है दार्शनिक का चश्मा या राजनीति के चश्मे पे बैठ के नहीं देख रहे कि हाँ, अगर वो दार्शनिक और राजनीति की दृष्टि से सही हो तभी सही है, वरना कवियों का कोई स्थान नहीं, कोई महत्व नहीं है। ये उनके गुरु को जो है समझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ें। अरस्तू काव्य को प्रकृति की अनुकरण मानकर चलता है। मतलब अरस्तू क्या है? काव्य को प्रकृति का ही अनुकरण मानकर चलते हैं। इसलिए डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अरस्तू का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है। मतलब अभावात्मक मतलब वो पूर्ण भाव से नहीं रहा है और त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि रही है। मतलब अरस्तू का जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? त्रास और करुणा। मतलब जैसे हम लोग कोई दुर्घटना हो गई, तो उसको देखकर जो हम लोग को दुःख होता है और अगर फ़िल्म में उसको देखते हैं तो आनंद भी आता है या फिर किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग को करुणा उत्पन्न होता है। तो ये उनका मूल आधार रही है, ठीक है? किनका? अरस्तू का। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर नागेंद्र बोल रहे हैं। इसके बाद जो है अरस्तू के अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करते हुए कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। कला को संवेदना एवं बिंब विधाएँ एक प्रकार से संवेदना के साथ-साथ जो है बिंब का मतलब क्या होता है? प्रतीक, जिससे को लेकर जो हम लोग जो है उस चीज़ को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। किसी बिंब को लेकर कि कोई जो है चाँद को बिंब बना लिया, यानी कि चाँद को जो है बेहतर बना चाँद को लेकर के जो वो उसको इस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं कि हम लोग को उससे आनंद आ रहा है या फिर किसी मछली को लेकर हम लोग जो है उसके उसके प्रति जो है कोई फ़िल्म बना लिया, मछली जो है इतनी बड़ी है, शार्क मछली है, ऐसे खा जाती है, तो उसको बिंब मान कर जो है वो उस पिक्चर को बना लिया, तो हम लोग को क्या उसको देख के आनंद आ रहा है, तो यही काव्य का महत्व है, ठीक है? इसी समय जो है मतलब बिंब विधायनी शक्ति से संपन्न माना तथा कलागत सौंदर्य को शिवत्व से अधिक महत्व प्रदान किया है। प्लेटो द्वारा कला पर पवित्रता को दूषित करने का जो आरोप लगाया गया था, उसे अरस्तू ने स्वीकार नहीं किया। यही नहीं अपितु उसने काव्य को दर्शन एवं नीति के चंगुल से मुक्ति दिला दी, ठीक है? अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत में अंतर चेतना को कम महत्व दिया गया। वर्तमान समय में अत्यधिक प्रचलित गीति काव्य का तो उदय ही नैसर्गिक भावोद्रेक से होता है, जो बरवसन मन से फूट पड़ता है। बरबस मन से जो है हम लोग का अंदर से फूट पड़ता है, वही इन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं चलिए। ये अनुभूतियाँ व्यक्ति मतलब एक प्रकार से एक व्यक्ति की विशेष ना होकर के, जबकि अरस्तू का जो है कला जो है व्यक्तिक अनुभूति की अभिव्यक्ति ना मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु मानते हैं। कोई व्यक्ति का जो है कवि अगर कोई रचना करता है तो वो स्वयं के लिए नहीं करता है। वो अपनी रचनाओं को पाठक वर्ग, सहृदय वर्ग को जो है पहुँचाने का प्रयास करता है और उससे आनंद आता है हम लोग को देख के, ठीक है? इसी प्रकार गीति काव्य जो है अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता। अब क्या होता है गीति काव्य में जो है अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से जो है मेल नहीं खा रहा है, ठीक है? इसी प्रकार अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोच करते हैं। क्रोच कौन कर रहे हैं? वो विद्वान जो हमने पढ़ा था, उन्होंने सहज अनुभूति सिद्धांत दिया था, ठीक है? क्योंकि क्रोच ने कला को जो है सहज अनुभूति माना है। मतलब कवि का जो है जो एक प्रकार से उन्होंने जो सीखा, जो समाज में वो रहे, जिससे वो प्रेरणा मिला, उनकी उस प्रेरणा से रहा जो है वो उनकी सीख से वो जो समाज को देखे, उनकी जो बहुत साल का अनुभव है, उसके बाद में वो रचना कर रहे हैं, तो उसको सहज अनुभूति माना है, कवि का निचोड़ है वो, ठीक है? यही अनुकरण है, ये कोच का कहना था, ठीक है? और समग्रतः यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत की भी अपनी न्यूनताएँ और सीमाएँ हैं।
हाल आशा कि इस वाले आज का जो वीडियो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिर भी जो है मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हालाँकि वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लंबा से क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को समझ में आ जाए इसका यही महत्वपूर्ण है, ठीक है मेरे लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा अनुकरण सिद्धांत, और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा अरस्तू का विवेचन सिद्धांत। इसको भी हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। बड़ों का सम्मान कीजिएगा और बच्चों को, छोटों को खुश रखिएगा। चलिए।